हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपने द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे और अपने रिमेनिंग टॉपिक्स जो बच गए थे फर्स्ट पार्ट के बाद वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आत्मा, पुरुष, मन और प्रकृति। तो चलिए आत्मा से शुरू करते हैं। आत्मा में हम देखते हैं आत्मा की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या कहती है? आत्मा अथवा अप धातु से निसंबंध है। अप का मतलब क्या होता है? सतत और चलना। अत का मतलब होता है व्याप्त होना। मतलब आत्मा को ज्ञाता कर्ता भोक्ता माना गया है। शरीर, इंद्रिय, मन ये इसके माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखो आत्मा को समझते हैं। आत्मा क्या है? अपने शरीर में रहती है। शरीर में रहने के बाद जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो वो किसी और शरीर में व्याप्त हो जाती है, मतलब किसी और शरीर में चली जाती है। और जब तक शरीर में रहती है तब तक क्या करती है? शरीर का, इंद्रिय, मन, इन सब के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है। आत्मा अपने शरीर को और 11 इंद्रियों को इस्तेमाल करके शरीर का ज्ञान प्राप्त करती है, संसार का ज्ञान प्राप्त करती है, वातावरण का ज्ञान प्राप्त करती है, वही आत्मा होती है। आत्मा के लक्षण क्या क्या होते हैं? प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष। मतलब निमेष उन्मेष, पलक झपकाना, जीवन, मन की गतियाँ, इंद्रियों का संचार आदि। अब आत्मा के लक्षण जानने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं आत्मा के लक्षण कैसे बताए जा सकते हैं। जब तक इंसान अलाइव है, मतलब जब तक इंसान जिंदा है, तो जिंदा इंसान के क्या लक्षण होते हैं? उसके अंदर प्राण होते हैं, ठीक है। वो अपान मतलब वायु को अंदर और बाहर छोड़ता है। निमेष उन्मेष मतलब पलकों को झपकाता है, सांस अंदर लेता है, बाहर लेता है। शरीर में जीवन होता है। मन की गतियाँ होती हैं, मतलब वो सोच सकता है, समझ सकता है, अपने मन से विचार कर सकता है। और इंद्रियों का संचार होता है, मतलब अपनी इंद्रियों को वो इस्तेमाल कर सकता है। यही जीवित पुरुष के लक्षण हैं। और जो पुरुष जीवित है, मतलब पुरुष जो शरीर जीवित है, वही उसी में आत्मा होगी। तो यही लक्षण हमारे आत्मा के लक्षण माने जाते हैं। आत्मा का स्थान क्या है? आचार्य चरक ने और बाकी सारे आचार्यों ने आत्मा का स्थान हृदय को माना है, ठीक है। आत्मा के भेद दो होते हैं। पहला है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा। परमात्मा क्या है? श्रेष्ठ है, निर्विकार है, सुख दुख से मुक्त है। जो परमात्मा होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, निर्विकार होते हैं, मतलब उनको कोई विकार नहीं होता किसी विकार से। मोह, माया, क्रोध ये सब विकार ही हैं, मन के विकार हैं। और शरीर में बीमारियां, मतलब ये शरीर की विकार हैं, तो वो मन के और शारीरिक विकारों से दूर रहते हैं। वो होते हैं परमात्मा, जिनको ना किसी चीज़ का सुख होता है और ना किसी चीज़ का दुख होता है। कुछ अच्छा मिल जाए तो उसका सुख नहीं है, कुछ अच्छा चला जाए, मतलब कोई वस्तु उनसे दूर चली जाए, किसी चीज़ से वो दूर हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो उसका उनको दुख भी नहीं होता है। ये होते हैं परमात्मा। दूसरा प्रकार क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा में क्या आते हैं? मनुष्य या जीव रूपी जितनी भी जीवित चीज़ें हम देख रहे हैं संसार में, इस भौतिक संसार में, वो सब जीवात्मा है। शरीर के नष्ट होते ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। देखो अभी हमने बताया आत्मा क्या होती है? सतत होती है, मतलब चलती रहती है। एक शरीर नष्ट होता है तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ये मनुष्य के शरीर में भी होता है और सभी जीव रूपी आत्माओं में भी होता है, जो जीवात्मा कहलाती हैं, ठीक है। आत्मा द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के आएंगे। तो आत्मा में हमने इतना पढ़ा है, इतना काफ़ी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पर्याप्त है, ठीक है। और भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो हमें, हम अगले लेक्चर में पदार्थ के आपको बता देंगे। उसके बाद हम देखते हैं पुरुष। पुरुष की निरुक्ति व व्युत्पत्ति। पुरुष क्या होता है? सबसे पहले पुरुष देखते हैं। पुरुष से यहाँ मेल को नहीं लिया गया है। यहाँ पे पुरुष से मतलब है देह, शरीर, बॉडी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है।
तो पुरुष की व्युत्पत्ति देखते हैं, जिसका गमन एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है या एक योनि से दूसरी योनि में होता है, उसे पुरुष कहते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा बॉडी की या किसी देह की परिभाषा दी गई है, वही बॉडी कहलाती है, वही पुरुष कहलाता है। पुरुष के भेद क्या होते हैं? सबसे पहले देखते हैं एक धातु पुरुष। एक धातु पुरुष में क्या होगी? केवल चेतना रहती है। जिस जिस पुरुष में, जिस बॉडी में सिर्फ चेतना हो, मतलब कॉन्शियसनेस हो, वो एक धातु पुरुष कहलाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से होते हैं हमारे षड धातु पुरुष। षड धातु पुरुष में पंचभूत, पंच महाभूत और आत्मा का संयोग से उत्पन्न पुरुष को षड धातु पुरुष कहते हैं। पंच महाभूत हमारे कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और प्लस आत्मा। ये हो गए 6। तो इसी को मिला के बनते हैं हमारे षड धातु पुरुष। उसके पश्चात आते हैं चतुर्विंशति पुरुष, मतलब जिसमें 24 तत्व पाए जाते हैं, वो पुरुष कहलाता है चतुर्विंशति पुरुष। सबसे पहला है मन, उसके बाद 10 इंद्रियां, फिर उसके बाद इंद्रियों के 5 अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के अर्थ होते हैं। ठीक है। उसके बाद 8 प्रकृति के संयोग से उत्पन्न पुरुष को चतुर्विंशति पुरुष कहते हैं। ये हमारे 24 तत्वों से मिलकर जो पुरुष बनता है वो चतुर्विंशति पुरुष कहलाता है। अब अगर एग्जाम में पुरुष को लेकर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप ये व्युत्पत्ति लिख दीजिएगा, निरुक्ति लिख दीजिएगा, उसके बाद पुरुष के भेद बताते हुए ये तीनों भेद बता दीजिएगा। इतना काफ़ी होगा आपको एग्जाम के लिए। ठीक है। अब जानते हैं अपन मन निरूपण पर। मन में सबसे पहले अपन देखेंगे मन की निरुक्ति। मन की निरुक्ति क्या है? मन्यते अबुध्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, मतलब इसका अर्थ है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, सोचा जाए और समझा जाए तथा मनन किया जाए, वही मन कहलाता है या उसे ही मन कहते हैं। तो देखो, किसी वस्तु का जब हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है, कुछ सीखना होता है, तो हम सबसे पहले अपने मन से उसको सोचते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बारे में विचार करते हैं, तभी हमारा मन का इस्तेमाल होता है। और जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसे ही मन कहेंगे। ठीक है। मन के पर्याय क्या होते हैं? अतीन्द्रिय, सत्व, चेतस, चित्त, कल्पना, वासना आदि। मन का स्थान क्या है? मन का स्थान भी आचार्य चरक ने हृदय बताया है। हृदय को ही मन का स्थान बताया है। ठीक है। मन के लक्षण देखते हैं। लक्षणा मनसो ज्ञानस्य भावो भावेच्छा, मतलब ज्ञान का होना अथवा ना होना मन का लक्षण है। किसी चीज़ का हमें ज्ञान हो रहा है या किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, ये मन के लक्षण हैं। आत्मा तथा इंद्रियों के विषय के संयोग होने पर भी मन का संयोग ना हुआ तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मतलब अगर हमारी आत्मा शरीर में है और हमारी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। अगर मन सहयोग नहीं करेगा तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मन के कार्य क्या क्या होते हैं? मन के कार्य होते हैं चिंतन, विचार, उद्देय, ध्येय, संकल्प। चिंतन मतलब थिंकिंग। थिंकिंग में क्या? किसी चीज़ के बारे में हमें सोचना है, किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना है, तो जब हम उस चीज़ के बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं, उसे ही हम कहते हैं चिंतन। और ये कार्य किसका है? मन का। किसी चीज़ को एनालाइज करना, मतलब किसी चीज़ पे विचार करना कि ये अच्छी है, बुरी है, इसको ऐसा करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं जो हम विचार करके करते हैं, उसे ही कहते हैं विचार और एनालिसिस। और किसी चीज़ का एनालिसिस करना हमारे मन का कार्य है। किसी चीज़ पर रीजनिंग करना, यह कार्य इसी प्रकार से होगा। संभावना के द्वारा प्रतिपादित विषय को उद्देय कहते हैं। देखो, किसी चीज़ पे हम रीजनिंग करते हैं कि जो ये कार्य कर रहे हैं हम, ये कार्य इसी प्रकार से होगा,
इस कार्य को करने का कोई और तरीका नहीं है, या फिर कोई और तरीका है तो उस चीज़ पे विचार करना, उस चीज़ पे रीजनिंग करना, उसे ही मन का कार्य कहा गया है। तो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया? थिंकिंग, एनालिसिस और रीजनिंग। अब चौथा मन का कार्य क्या है? कंसंट्रेशन, मतलब ध्येय, एकाग्रता। जब हम किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मन की एकाग्र अवस्था होती है वो, उसी एकाग्र अवस्था को कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन करना मतलब किसी चीज़ पर एकाग्र रहना ही मन का कार्य है। ये हमारे मन का चौथा कार्य है। और मन का पांचवा और अंतिम कार्य क्या है? डिटर्मिनेशन। कोई कार्य गुण युक्त है या दोष युक्त है, इसका निर्णय करना या ही संकल्प है। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प। तो देखो, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे मन से, हमारी आत्मा से एक आवाज़ आती है कि ये काम अच्छा है, ये हमें करना चाहिए, या फिर ये काम बुरा है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जब या फिर किसी काम को अपन करने का सोचते हैं और तब अपन मन में एक विचार आता है कि ये काम हमारे लिए अच्छा होगा इसलिए हम कर देते हैं, या फिर ये काम हमारे लिए बुरा होगा इसलिए हम नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ को हम संकल्प कहते हैं, इसी चीज़ को डिटर्मिनेशन कहा गया है। मन की व्याधियों का अधिष्ठान मतलब ता एते मना शरीर अधिष्ठाना। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है कि मन और शरीर रोगों के अधिष्ठान है। देखो, दोष दो प्रकार के होते हैं। क्रिया शरीर वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दोष दो प्रकार के होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो जो शारीरिक दोष होते हैं वो तीन प्रकार से बढ़ जाते हैं, वात, पित्त और कफ। और जो मानसिक दोष होते हैं वो भी तीन प्रकार से बढ़ जाते हैं, सत्व, रज और तम, जिसमें से सत्व को मानसिक गुण माना गया, दोष नहीं माना गया है। तो बेसिकली मानसिक दोष हमारे दो ही प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रज और तम। तो हमारा मन भी व्याधियों का अधिष्ठान है, जिसमें से रज और तम दूषित होंगे और व्याधियां उत्पन्न करेंगे। मन भी पंच भौतिक है, इंद्रियों की भी उत्पत्ति पंच महाभूत से होती है, इसलिए कर्म इंद्रियां भी पंच भौतिक हैं। अब त्रिगुण में जो अभी अपन ने मानसिक त्रिगुण देखे हैं, सत्व, रज और तम, इस प्रकार से जो हमारा सत्व है वो किससे मिलके बनता है? आकाश और अग्नि से। रज किससे बनता है? वायु और अग्नि से। और तम होता है जल और पृथ्वी से। अब सत्व, रज और तम के बारे में डिटेल में हम क्रिया शरीर में पढ़ा चुके हैं, तो एक बार हो सके तो आप त्रिगुण वाला लेक्चर क्रिया शरीर का देख लीजिए। उसमें शारीरिक दोषों, मानसिक दोषों, त्रिगुण और त्रिदोष के बारे में हमने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया था। ठीक है, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो कमेंट में लिख के बता दो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, तो अगले लेक्चर में हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है प्रकृति। प्रकृति क्या है? सबसे पहले देखो, प्रकृति होती कैसे और बनती कैसी है। तो शुक्र और सुकृत के संयोग होते समय पे, मतलब जब वो क्या कहते हैं, मेल स्पर्म और फीमेल एग ओवम कंसीव होता है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। शुक्र और सुकृत के संयोग होते समय पे जो दोष प्रबल होते हैं, मतलब वात, पित्त और कफ में से जो भी दोष प्रबल होगा उसी के अनुसार हमारी प्रकृति बनती है। आचार्य चरक के अनुसार मनुष्य के शारीरिक व मानसिक स्वरूप को ही प्रकृति कहते हैं। मतलब जिस टाइप से हमारा नेचर है, जिस टाइप से हमारा शारीरिक स्वरूप है, जिस टाइप से हमारी थिंकिंग है, जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा एटीट्यूड है, उन चीज़ों को ही आचार्य चरक ने मानसिक और शारीरिक प्रकृति कहा है। देह व मानस प्रकृति में पंचभूत एवं त्रिगुण की भूमिका क्या है? मतलब शारीरिक और मानसिक प्रकृति में पंचभूत और त्रिगुण क्या भूमिका निभाते हैं, किन चीज़ों को वो शामिल करते हैं, वो देखते हैं। पंच महाभूत एवं त्रिगुण दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कि पंच महाभूत हैं और जो त्रिगुण है, देखो यहाँ पे देखा हमने, पंच महाभूत और त्रिगुण ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है। देह प्रकृति का निर्माण वात, पित्त, कफ के अनुसार होता है। ये हम त्रिदोष वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि शारीरिक प्रकृति कैसे बनती है, वात, पित्त और कफ से। इन तीनों से मिलकर ही हमारी शारीरिक प्रकृति बनती है। और मानसिक प्रकृति कैसे बनती है? सत्व, रज और तम के अनुसार। अब देखो, जो वात के लक्षण हैं,
बात के लक्षण रज के और वायु महाभूत के अनुसार होते हैं। तो बात का गुण क्या होता है? चल गुण होता है, और बात के बाकी सारे गुण होते हैं, रूप्स होता है, लघु होता है। तो जो बात के गुण हैं और जो रज के गुण हैं वो हमारे वायु से मेल खाते हैं। जो पित्त के लक्षण हैं वो सत्व और रज से मिलकर बनते हैं, और सत्व रज का जो गुण है वो अग्नि महाभूत के अनुसार होता है। कफ के लक्षण सत्व और तम से, और सत्व और रज किससे मिलकर बनते हैं? जल और पृथ्वी महाभूत से बनते हैं। मतलब जो कफ है उसको अपन डायरेक्ट अपन कह सकते हैं कि जल और पृथ्वी महाभूत से ये बनता है। शारीरिक प्रकृति की संख्या 7 होती है। जो हमारी देह की प्रकृति है उनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? एक बात, पित्त और कफ, ये हो गई 6, मतलब ये हो गई 3। ठीक है। अब बात पित्त, पित्त कफ और कफ बात, 3 ये हो गई। और एक होती है बात पित्त कफ, तीनों से मिलके एक बनती है, वो हो गई 1। तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गई हमारी शारीरिक प्रकृति। इसी प्रकार से जो मानसिक प्रकृतियाँ होती हैं उनकी संख्या होती है 16, जिसमें से सात्विक प्रकृति होती हैं 7 प्रकार की, राजसिक प्रकृति होती हैं 6 प्रकार की, और तामसिक प्रकृति होती है हमारी 3 प्रकार की। अब ये सात्विक 7 कौन कौन सी हैं, राजसिक 6 कौन कौन सी हैं, और तामसिक 3 कौन कौन सी हैं, ये हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए और आगे वाले लेक्चर्स आप देखते जाइएगा। इस लेक्चर को लेके या इसकी फर्स्ट पार्ट को लेके कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता दीजिए। पदार्थ के आने वाले लेक्चर्स में हम आपका पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए साथ में देखते हैं, साथ में पढ़ते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो कमेंट में लिख के हमें बता सकते हो या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ठीक है। बाय।